हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 16 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका विराट कोहली। तो देखिए दोस्तों, विश्व कप चल रहा है और विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला हुआ था। तो इसी मैच के दौरान विराट कोहली ने अपने वनडे कैरियर का 50वां शतक लगाया है और उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इससे पहले उन्होंने उनके रिकॉर्ड की बराबरी की थी, लेकिन अब उनका रिकॉर्ड टूट चुका है। तो विराट कोहली ने 279 पारियों में 50 वनडे शतक लगाए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में कोहली ने अपने करियर का यह 80वां शतक लगाया है, यानी कि टेस्ट, वनडे और टी20 की अगर हम बात करें, तीनों को जोड़ दें तो उन्होंने अब तक 80 शतक लगाए हैं और ये 80वां शतक लगाया है। दोस्तों, बात आई है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं सचिन रविंद्र और वेस्टइंडीज की क्रिकेटर हैं हेली मैथ्यूज। तो उन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2023 का पुरस्कार दिया गया है। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर सुनील नरेन ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। क्रिकेट के 146 साल के इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज बने हैं। विश्व कप में सबसे तेज शतक ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया है। इन्होंने 40 गेंद में शतक बनाया था। याद रखिएगा कि विश्व कप में सबसे तेज दोहरा शतक भी ग्लेन मैक्सवेल ने ही बनाया है। इंग्लैंड के डेविड विली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। महाराष्ट्र ने 1994 के बाद पहली बार राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है। तो अभी जो नेशनल गेम्स आयोजित किए गए थे गोवा में, उसमें राजा भालिंदर ट्रॉफी किसने जीती है? महाराष्ट्र ने जीती है। और ये ट्रॉफी उस टीम को दी जाती है जिसने नेशनल गेम्स में सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीते हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की टीम ने इस बार 80 गोल्ड मेडल जीते थे, इसलिए उसे राजा भालिंदर ट्रॉफी दी गई है। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान रही हैं मैग लेनिन। तो उन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है और यह खिताब जापान को हरा करके जीता है। जो हमारा क्वेश्चन था उसके अगर हम ऑप्शन की बात करें तो विराट कोहली ने तो 50 शतक लगाए हैं वनडे में, सचिन तेंदुलकर ने 49 शतक लगाए हैं, रोहित शर्मा ने 31 शतक लगाए हैं और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग ने 30 शतक लगाए हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो अक्टूबर माह की ई बुक है वो अब लॉन्च हो चुकी है, तो उसे आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप आप दो माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर आप जाइए, स्टडी कर आप सर्च करिए तो हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप ई बुक पर जाएंगे तो आपको अक्टूबर माह की, सितंबर माह की जो ई बुक है वो मिल जाएगी, तो यहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं ई बुक को। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है, तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा सुब्रत राय। तो जो सुब्रत राय थे वो सहारा समूह के संस्थापक थे, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो सुब्रत राय का लंबी बीमारी के बाद 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह सहारा समूह के संस्थापक थे। सुब्रत राय ने 1978 में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी। उनका जन्म अररिया, बिहार में हुआ था। सहारा समूह ने हिंदी भाषा का समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा भी लॉन्च किया था। सुब्रत राय को 2011 में लंदन में पावर ब्रांड्स हॉल ऑफ फेम अवार्ड में बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। अब इनके बारे में क्या कंट्रोवर्सी थी ये हमको याद नहीं रखना है, ये जो मुख्य पॉइंट है ये याद रखने हैं, यही पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में।
हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स के मानद चेयरमैन थे पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय, तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तेलुगु एक्टर चंद्रमोहन का निधन हुआ है। भारतीय कवि गिबे पटेल का निधन हुआ है। असम के पूर्व मिनिस्टर शरद वरकोटोकी का निधन हुआ है। और गीता प्रेस के ट्रस्टी रहे हैं बैजनाथ अग्रवाल जी, उनका भी निधन हुआ है। चाइना के पूर्व प्राइम मिनिस्टर ली केकियांग का निधन हुआ है। रुद्र बीणा के प्रतिपादक उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हुआ है। और राजनीतिक कार्टूनिस्ट अजीत निनन का निधन हुआ है। दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करें, जो सलीमुख हक थे वो जलवायु विशेषज्ञ थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। विशन सिंह बेदी जी का निधन हुआ है, जो कि एक पूर्व क्रिकेटर थे। और पीवी गंगाधरन का निधन हुआ है, जो कि मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर थे। तो इस प्रकार से हमारे जो ऑप्शन है ये भी क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा रसिया। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत और रसिया के बीच इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक समझौता हुआ है। तो रूस ने भारत को हाथ से पकड़ी जाने वाली इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के हिस्से के रूप में रूस लाइसेंस के तहत भारत में इग्ला के उत्पादन की अनुमति भी देगा। यानी दोस्तों, रूस भारत को एक लाइसेंस प्रदान करेगा, जिस लाइसेंस के तहत भारत में इस इग्ला मिसाइल का भी उत्पादन किया जा सकता है। इग्ला एस एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है और इसे किसी व्यक्ति या चालक द्वारा दुश्मन के विमान को गिराने के लिए दागा जा सकता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये है इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है और रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है। यानी कि भारत में हथियारों की सबसे अधिक आपूर्ति रसिया के द्वारा ही की जाती है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2018 और 2022 के बीच भारत के हथियारों के आयात में रूस का 45% हिस्सा था। 2018 और 2022 के बीच भारत के हथियारों के आयात में फ्रांस का हिस्सा 29% था। तो ये कुछ आंकड़े हैं, इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। बात आई है रूस की, तो रूस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो रूस अभी ऑफिशियली तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है। रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल की नई पीढ़ी का अभी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रसिया के द्वारा यह कहा गया है कि 2024 में वह अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। 2023 में रूस के द्वारा चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन लॉन्च किया गया था, जो कि असफल हो गया था। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। रूस के स्बेर बैंक ने बेंगलुरु में प्रमुख आईटी यूनिट स्थापित की है। क्वेश्चन के ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर वियतनाम से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? तो दोस्तों, जयशंकर जी ने वियतनाम में अभी हाल ही में कुछ समय पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। मालदीव से क्या रिलेट कर सकते हैं? तो भारत और मालदीव के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है जिसे एक्यूबेरिन बोला जाता है। तो इसका 2023 में जो आयोजन है ये चौबटिया उत्तराखंड में किया गया था। कंबोडिया की बात करें तो हुन मानेट जो हैं वो कंबोडिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और ये अपने पिता हुन सेन की जगह कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। दोस्तों, रसिया की बात करें तो रसिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो दोस्तों, चाइनीज टेक कंपनी है हुआवेई टेक्नोलॉजीज, तो उसने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। कंपनी का यह दावा है कि उसका जो नेटवर्क है वो 1.2 टेराबिट यानी टीबी प्रति सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है। इसकी स्पीड अमेरिका और साउथ कोरिया से 10 गुना ज्यादा बताई गई है। कंपनी ने इसे टेस्टिंग के लिए जुलाई में एक्टिव किया था और अब इसे ऑफिशियली तौर पर लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इसके नेटवर्क ने सभी ऑपरेशनल टेस्ट को पार कर लिया है। तो याद रखिएगा, दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट किस देश में लॉन्च किया गया है? तो यह चाइना में लॉन्च किया गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मिका है ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ बना है। नासा का इन्फ्यूज मिशन सिग्नस लूप सुपरनोवा रैम नेस्ट का अध्ययन करेगा।
2035 तक भारत के द्वारा अपना स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा। नोकिया ने बेंगलुरु में 6G लैब को अभी हाल ही में खोला है। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर के द्वारा चांद पर सल्फर की खोज की गई थी। इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया है। दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका में अभी हाल ही में क्या हुआ है, तो अमेरिका के लुइसविले में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में अभी दीपावली में सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया था। जापान की बात करें तो जापान में अभी हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं। तंजानिया की बात आई है तो तंजानिया के जंजीबार द्वीप पर IIT मद्रास के द्वारा प्रथम अंतरराष्ट्रीय परिसर की स्थापना की गई है, यानी कि इंटरनेशनल कैंपस खोला गया है IIT मद्रास के द्वारा तंजानिया के जंजीबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस किस देश में आयोजित की जाएगी? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, वहां पर 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस आयोजित की जाएगी, यानी ADMM प्लस का जो आयोजन है वो जकार्ता इंडोनेशिया में किया जाएगा। तो इसमें हिस्सा लेने के लिए भारत की तरफ से राजनाथ सिंह गए हैं और वो 16 नवंबर से 17 नवंबर तक इसमें भाग लेंगे। दोस्तों, ADMM प्लस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग लेने वाले देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इंडोनेशिया बैठक की मेजबानी कर रहा है क्योंकि वह ADMM प्लस का अध्यक्ष है। दोस्तों, ADMM प्लस क्या है इसको हम समझते हैं। तो ये जो ADMM प्लस है इसमें आसियान कंट्री आती हैं और इसके अलावा जो संवाद भागीदार हैं आसियान के वो आते हैं। ठीक है, तो इनके जो रक्षा मंत्रियों की बैठक होती है उसे हम ADMM प्लस बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि इसमें सदस्य कौन कौन हैं, तो जो आसियान कंट्री हैं जैसे ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, तो ये देश तो हिस्सा लेते ही हैं। इसके अलावा इसके 8 संवाद भागीदार भी हैं। उसमें कौन कौन है? भारत, अमेरिका, चाइना, रूस, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो ये भी इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है ADMM प्लस। दोस्तों, भारत 1992 में आसियान का संवाद भागीदार बना था। ADMM प्लस का उद्घाटन 12 अक्टूबर 2010 को हनोई, वियतनाम में किया गया था। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं। तो सेना कमांडरों का जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। G20 सदस्यीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक न्यूयॉर्क में हुई है। G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया था। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन उदयपुर में आयोजित किया गया है। और भारत और फ्रांस के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद पेरिस में आयोजित किया गया है। तो ये हैं हाल ही में हुए कुछ प्रमुख सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से देश भर के जो शहरी स्थानीय निकाय हैं वो इस पोर्टल पर अपनी स्वेच्छा से नियमित रूप से अपना डेटा जमा कर सकते हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि जो शहरें हैं उनके बीच एक कंपटीशन पैदा करना कि वो अन्य शहरों के मुकाबले में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। याद रखिएगा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने 9 मैती चरमपंथी संगठनों को कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया है? आंसर हो जाएगा 5 साल के लिए। तो दोस्तों, गृह मंत्रालय ने 9 मैती चरमपंथी संगठनों को 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित किया है, यानी इन्हें प्रतिबंधित किया है। ये संगठन अधिकतर मणिपुर में एक्टिव थे। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में ये कहा है कि ये मैती चरमपंथी संगठन भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में लगे हुए थे, इसलिए इनको बैन किया गया है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ये मैती चरमपंथी संगठन मणिपुर में सुरक्षा बलों, पुलिस और नागरिकों पर हमला करने और उन्हें मारने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, यह कारण बताए गए हैं गृह मंत्रालय के द्वारा और इन कारणों के आधार पर इन 9 मैती चरमपंथी संगठनों को बैन किया गया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वो संगठन है जिन पर बैन लगाया गया है।
दोस्तों मणिपुर की बात आई है तो मणिपुर से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल इसकी इम्फाल है, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एन बीरेन सिंह और इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। यहाँ पर एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है लोकटक झील। तो यह मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। यह विश्व की एकमात्र झील है जो तैरती झील के नाम से प्रसिद्ध है। मणिपुर की लोकेशन आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। मणिपुर के पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात करें तो इसके पड़ोसी राज्य हैं नागालैंड, असम और मिजोरम और इसकी सीमा म्यांमार से भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है इंडिया में। तो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जी की याद में या उनकी जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को और वे छोटा नागपुर पठार की मुंडा जनजाति से संबंधित थे। वह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, एक धार्मिक नेता और एक लोक नायक थे। जनजातीय गौरव दिवस पहली बार 2021 में मनाया गया था। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है और विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मॉर्गन स्टैनली के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 और फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? आंसर हो जाएगा 6.5%। यानी दोस्तों जो मॉर्गन स्टैनली है उसने ये कहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो वर्ष 2024 और 2025 में 6.5% की दर से बढ़ेगी। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? उनका नाम है शीतल महाजन। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय स्काई डाइवर शीतल महाजन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है, जिसके बाद वह 17,444 फीट की ऊंचाई पर काला पत्थर चोटी पर उतरी थी। यानी कि उन्होंने 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी और वो फिर 17,444 फीट की ऊंचाई पर उतरी थी। शीतल महाजन की बात करें तो वह एक प्रसिद्ध भारतीय स्काई डाइवर है। स्काई डाइवर का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति जो हेलीकॉप्टर से छलांग लगाता है। 2001 में उन्हें चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है? नेपाल ने। 42वें मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स में लेफ्टिनेंट कर्नल संजय मलिक ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया गया है? डायना इल्लुजी, बीरेन सहवाग और अरविंद डी सिल्वा। भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई है? ऑस्ट्रिया में। ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स के मानद चेयरमैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय। इक्सचुक किस बीमारी का पहला टीका है जिसे अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी यूएस FDA के द्वारा मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा चिकनगुनिया। होली अयोध्या ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? योगी आदित्यनाथ के द्वारा। यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? उत्तराखंड। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई है? दिल्ली में। डेविड कैमरून किस देश के विदेश सचिव या विदेश मंत्री नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा इसका ब्रिटेन। दोस्तों जनरल नॉलेज के पिटारे में हम संविधान के अनुच्छेद की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों अनुच्छेद 63 की बात करें तो इसमें उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 64 में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इस बात का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 65 में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है और ये कार्यकाल 6 माह बताया गया है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 70 में अन्य किसी आकस्मिकता में
राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन बताया गया है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 75 की बात करें तो इसमें मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध बताए गए हैं। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। इसके आगे के जो अनुच्छेद है वो कल डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ओपेक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आंसर है इसका 1960। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 1960 बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएं उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन किसने लॉन्च किया है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो भी एडिशनल जानकारी पता हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।